डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्लास में चैप्टर पढ़ना है वो हमारा है एसिड बेस की थ्योरीज़। लास्ट लेक्चर में एसिड बेस से रिलेटेड दो थ्योरीज़ हमने पढ़ी थी, कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हमने पढ़े थे और दो थ्योरीज जो हमने पढ़ी थी वो थ्योरीज़ थी अरेनियस की थ्योरी और दूसरी थी प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर की ब्रॉन्स्टैंड की थ्योरी। दोनों थ्योरीज़ की कुछ सीमाएं यानी कि कुछ असफलताओं के कारण नेक्स्ट जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो है लुईस की थ्योरी। और जो साइंटिस्ट हुए हैं लुईस, उन्होंने अम्ल और क्षार को समझाने के लिए अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके अनुसार वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, वो अम्ल कहलाएगा। इसके विपरीत ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देने की प्रवृत्ति रखे वो प्रकृति में क्षार कहलाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म को देने और लेने की प्रकृति के आधार पर साइंटिस्ट लुईस ने अम्ल क्षार को वर्गीकृत किया। तो यहाँ पर परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। गिलबर्ट लुईस ने फोकस इसी पे किया है और लुईस एसिड को शॉर्ट में कहा है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जबकि लुईस बेस को कहा है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये जो एक सामान्य परिभाषा है लुईस एसिड बेस की, हमने यहाँ पर देखी। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। परिभाषा भी आपको समझाई दी यहाँ पर कि केमिकल सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज एसिड and a chemical substance that can donate a pair of electrons to form a covalent bond is called base। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं और एग्जाम्पल क्या है, ये NH3 और BF3 की आपस में अभिक्रिया हो रही है। तो NH3 में आप सभी जानते हो sp3 संकरण जब होता है तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर उपस्थित है नाइट्रोजन परमाणु पे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास प्रेजेंट है और BF3 जो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो एक्सेप्ट करने की यहाँ पर इसकी नेचर रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन बाय लुईस, क्या कह रहे हैं हम, NH3 के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जब BF3 को डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस की तरह काम करेगा, जबकि BF3 लुईस एसिड की तरह काम करते हुए हमको एक एडक्ट का निर्माण करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से लुईस एसिड्स और बेस को हम समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहाँ पर हमने लिया है एक एक्वस फॉर्म में H+ आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है। तो H+ यानी हम यहाँ कह रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक्सेप्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम हाइड्रोक्सिल आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हुए लुईस बेस की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। सेम चीज़ NH3 और BCl3 की अभिक्रिया में NH3 के पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है और ये BCl3 के साथ अभिक्रिया करते हुए लुईस बेस की तरह काम करेगा और प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। और रिएक्शन अपन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अपन ने लिया है यहाँ पर और एक लिया है ऑक्साइड आयन जो फॉर्म कर रहा है सल्फाइड आयन का SO3 2 नेगेटिव। तो SO2 लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्साइड आयन से। एट द सेम टाइम नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल एक और दिखेगा आपको, हाइड्रोक्सिल आयन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोक्सिल आयन सेम इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रख रहा है तो लुईस बेस की तरह काम करेगा और CO2 यहाँ पर एक लुईस बेस की तरह काम करेगा और बाइकार्बोनेट अपने को मिलता है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल, चाहे हम NH3 की BF3 के साथ रिएक्शन देख रहे हैं और ये दूसरी हम और रिएक्शन देख रहे हैं, इन सभी में ये क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला सब्सटेंस लुईस क्षार कहला रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस लुईस अम्ल कहला रहा है। अब यहाँ पर जो लुईस अम्ल है कौन कौन उस कैटेगरी में आ सकते हैं उसको हम समझते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग अ सेंट्रल एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या कहना चाह रहा है ये कि ऐसे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्टेट, जिनका अष्टक अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, वो मॉलिक्यूल्स भी लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल BF3, LCA3, FeCl3। अभी अब हमने देखा भी था BF3 का एग्जाम्पल जिसमें इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। सेकंड, सिंपल कैटायंस, जैसे हमने यहाँ पर लिया है सिल्वर Cu+, Fe+3। ये जो कैटायंस है सिंपल कैटायंस, चूँकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन न्यूनता है
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है सिंपल कैटायंस में भी, तो ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम्स विथ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तो डी सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं जिनको आप संक्रमण तत्व भी हम कहते हैं, उनमें जहाँ पर भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स यानी कि रिक्त डी कक्षक पाए जाएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। Molecules containing a multiple bond between two atoms of different electronegativities, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स जिनमें परस्पर यहाँ पर एक से अधिक बंध उपस्थित है, जैसे भी अपन एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो बिल्कुल आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लुईस अम्ल हम किसे कह रहे हैं और लुईस क्षार किसे कह रहे हैं। एग्जाम्पल और लिया है हम यहाँ पर, हमने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड LCl3 और Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन की जब अभिक्रिया करवा रहे हैं तो लुईस अम्ल की भांति तो LCl3 काम कर रहा है, और क्लोराइड आयन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है इसके पास, तो रिएक्शन करते हुए LCl4 नेगेटिव बनाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल लिया है फ्लोराइड आयन का, जो अभिक्रिया कर रहा है BF3 के साथ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ, और लुईस अम्ल और क्षार आपस में इस तरह से अभिक्रिया करके यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड देते हैं। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी बना दी है कि किस तरह से कठोर अम्ल, कठोर क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को हम परिभाषित कर पाएं। इससे संबंधित एक थ्योरी के नाम से हम जानते हैं HSAB प्रिंसिपल, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि कठोर एवं दुर्बल अम्ल एवं क्षारों का सिद्धांत, जो पियर्सन साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा दिया गया है। और ये यहाँ पर क्या कहता है सिद्धांत कि हार्ड एसिड्स प्रेफर टू बॉन्ड विथ हार्ड बेसिस, यानी हार्ड एसिड्स जो हैं, कठोर जो अम्ल हैं, वो हमेशा कठोर क्षार के साथ ही बंध बनाने को प्राथमिकता देते हैं। उसी तरह से दुर्बल अम्ल हमेशा दुर्बल क्षार के साथ बंध बनाएगा, कठोर अगर है उसकी प्रकृति क्षार की तो वो कठोर अम्ल के साथ बनाएगा। और ये जो यौगिक बनते हैं, अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ मिलकर के यौगिक बनाता है तो उसकी प्रकृति ध्रुवीय रहेगी, और बनने वाला जो बंध है वो सहसंयोजक प्रकृति का होगा। जबकि कठोर अम्ल जब कठोर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला जो बंध है वो पॉलराइजेबल नहीं होगा, यानी ध्रुवीय प्रकृति उतनी नहीं होगी, और बंध आयनिक टाइप का होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ कैटेगरी आप देखिए, कठोर अम्ल, दुर्बल अम्ल, कठोर क्षार और कठोर हमने यहाँ पे लिया है अम्ल के रूप में। अब क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम उसको तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट हम कह रहे हैं हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, यानी कठोर अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो कठोर अम्ल के लिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इसका आयनिक आकार यानी कि जो त्रिज्या है वो छोटी होनी चाहिए, विद्युत ऋणता अधिक होनी चाहिए, हाई एनर्जी हेलियम होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। इन सब के विपरीत जो दुर्बल अम्ल है उसमें रहेगा कि यहाँ पर आयनिक त्रिज्या काफ़ी बड़ी है, पॉजिटिव चार्ज काफ़ी कम है, विद्युत ऋणता भी कम होती है, और जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा भी यहाँ पर कम होती है। यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की जो अम्ल प्रवृत्ति रखता है वो दुर्बल अम्ल कहेगा। जबकि कठोर अम्ल कौन है, जो आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं, क्लासीफाई कर रखा है इसको हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। अब हार्ड बेस में कौन है, स्मॉल रेडियस, इससे डिफरेंस हम देख सकते हैं सॉफ्ट में लार्ज रेडियस। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हार्ड बेसिस की रहेगी, जबकि सॉफ्ट बेस में रहेगी इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम हार्ड बेस में कह रहे हैं हम वीक पोलराइजेबिलिटी, और सॉफ्ट बेस में हाई पोलराइजेबिलिटी, यानी ध्रुवणता उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। हार्ड बेस कठोर क्षार में हाई एनर्जी HOM होगी, जबकि दुर्बल क्षार में लो एनर्जी का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इस तरह से दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, कठोर अम्ल, कठोर क्षार, इन सब की विशेषताओं को हमने देखा। अब यहाँ पे जो थ्योरी है वो लैंग्वेज फॉर्म में क्या कह रही है हम देख सकते हैं। द थ्योरी प्रोवाइडिंग ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल
soft acids reacts faster and form stronger bonds with soft bases, whereas hard acids reacts faster and form stronger bond with hard bases। यानी जब कोई दुर्बल अम्ल किसी दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो अभिक्रिया काफ़ी तेजी से होती है और बनने वाला बंध भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। एट द सेम टाइम अगर कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है और बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। अब बात करते हैं इस कठोर अम्ल क्षार के बाद जो आपका टॉपिक है सिम्बायोसिस, यानी कि सहजीविता सहजीवन। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो उन सबको पता है, बायो में पढ़ते हो आप सहजीविता किसे कहते हैं, साथ साथ रहना, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करना, जो जीवों में प्रकृति में आप सब देखते हो। लेकिन केमिस्ट्री में इस सिम्बायोसिस का क्या अर्थ है, क्या सेम चीज़ रहेगी या कुछ डिफरेंट है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिम्बायोसिस केमिस्ट्री के अंदर लिगेंड्स। सेकेंड ईयर में हम सब ने पढ़ा होगा आप सभी ने कि जब उपसंयोजक यौगिक बनता है तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो उसमें चीज़ें शामिल हैं। एक तो हम लिगेंड की बात करते हैं और दूसरा हम कहते हैं धातु आयन। तो यहाँ लिगेंड की जो प्रकृति है उसको मेंशन करते हुए सिम्बायोसिस को समझाया गया है। क्या कहा गया है? सॉफ्ट लिगेंड्स हैव अ टेंडेंसी कंबाइन विथ center already associated with soft ligands, and hard ligands have a tendency to combine with a center already associated with hard ligands. This tendency has been termed as symbiosis। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब कभी भी कोई दुर्बल लिगेंड, उसकी प्रकृति क्या रहेगी, दुर्बल लिगेंड किसी ऐसी मॉलिक्यूल से या किसी आयन से जुड़ने जा रहा है जहाँ पर पहले से ही उसकी नेचर वीक टाइप की है, दुर्बल प्रकार का है, तो वो उसी से बंध बनाता है और वो बंध स्ट्रॉन्ग बनता है। जबकि अगर प्रकृति में कठोर है लिगेंड तो हमेशा वो ऐसे सेंटर से जुड़ना पसंद करता है जिसकी प्रकृति कठोर हो। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ समझते हैं, एक हमने लिगेंड लिया है F- आयन, यानी कि आप इसको फ्लोराइड आयन भी बोलते हो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लिगेंड के फॉर्म में। तो ये लिगेंड है यहाँ पर और इसका नेचर है हार्ड, यानी कठोर लिगेंड है। अब इस कठोर लिगेंड को जब हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड ऑलरेडी एक कठोर प्रकार की प्रकृति रखता है और जब इससे कंबाइन होगा तो ये बनाएगा BF4 नेगेटिव, तो इजीली बनता है। सिमिलरली BH3 हाइड्रोजन के साथ जो बोरोन का बंध बना हुआ है हाइड्राइड फॉर्म में, बोरोन हाइड्राइड, जब अभिक्रिया करवा रहे हैं यहाँ पर तो फ्लोराइड अब यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि फ्लोराइड हमारा जो लिगेंड है वो एक कठोर प्रकृति का है, जबकि BH3 बोरोन हाइड्राइड की प्रकृति दुर्बल है। अब दुर्बल है तो इसके साथ कौन सा लिगेंड करेगा? जो वीक हो, दुर्बल हो। और ऐसे में यहाँ पर हम लेते हैं H-, यानी कि हाइड्राइड आयन हम ले रहे हैं, लिगेंड ले रहे हैं जिसकी प्रकृति दुर्बल है और इसकी वजह से BH4- इजी गोइंग यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार सहजीविता या सिम्बायोसिस केमिस्ट्री में मुख्य रूप से लिगेंड की प्रकृति के आधार पर किस तरह से हमारे पास कोई यौगिक बनेगा उसको समझाता है। अगर दुर्बल प्रकृति का लिगेंड है तो ऑलरेडी उस मॉलिक्यूल से जुड़ेगा जहाँ पर वो देखेगा कि वो दुर्बल प्रकार का है। अब इस सिम्बायोसिस में आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, उसका आधार क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू द कॉज ऑफ हार्ड इंटरेक्शन इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। सिम्बायोसिस में जो कठोर अंतरक्रिया या इंटरेक्शन पाया जाता है उसके लिए सबसे ज़्यादा मान्य जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है वो ये है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। दूसरी बात हम करें, द बॉन्डिंग बिटवीन हार्ड एसिड बेस इज आयनिक। जो कठोर अम्ल और कठोर क्षार होते हैं उनके बीच जो बंध बनेगा उसकी प्रकृति आयनिक होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन पेयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी जितनी ज़्यादा अधिक दूरी होगी उतनी ही उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम होगी। और इसी वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं द स्मॉलर द आयंस द लेजर would be the internuclear distance and the
ग्रेटर वुड बी द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस। तो जितना ज़्यादा आयन की रेडियस यहाँ पर कम होगी, आकार छोटा होगा, उतनी ऊर्जा अधिक होगी और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और आयनिक टाइप का बॉन्ड बनेगा। एंड द लास्ट वन इज द रिजल्टिंग कंपाउंड वुड बी हाईली स्टेबल। तो कंपाउंड की जो नेचर होगी वो भी काफ़ी अधिक स्टेबल होगी, प्रकृति में बहुत स्थायी रूप से वो यौगिक हमें मिलेगा। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक का फर्स्ट पेपर हमारा जो है आपका केमिस्ट्री का थर्ड ईयर का, और उसकी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे अम्ल क्षार सिद्धांत दे रखे हैं आपके, और HSA भी थ्योरी थी, सिम्बायोसिस था, इन सब को हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जैसी भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। थैंक यू।